भारत के उत्तराखंड राज्य की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था, नयनपुर। बाहर से यह गांव शांत, सुंदर और प्रकृति की गोद में बसा हुआ प्रतीत होता था, लेकिन यहां के लोगों के चेहरों पर हर शाम एक डर की झलक साफ दिखती थी। विशेषकर शाम के 7:15 बजे लोग खेत खलिहानों से लौट आते, अपने दरवाजे बंद कर लेते। यह वह समय था जब पूरा गांव जैसे किसी अलौकिक डर से थम सा जाता था। खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते और रात के खाने की तैयारी सन्नाटे में होती थी। कोई यह नहीं बताता था कि 7:15 पर क्या होता है, लेकिन सब जानते थे कि उस समय घर से बाहर रहना मौत को न्योता देने जैसा था। इस कहानी की शुरुआत होती है एक युवक नयन से, जो अपने माता पिता के निधन के बाद 10 साल बाद पहली बार नयनपुर वापस आया था। बचपन के कुछ धुंधले से यादों के अलावा उसे इस गांव की कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वह यहां कुछ दिन रहा, उसे महसूस होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। नयन बचपन में दिल्ली चला गया था जब उसके माता पिता की रहस्यमयी मौत हुई थी। स्थानीय लोगों ने तब कहा था कि वह एक दुर्घटना थी, लेकिन कुछ ने यह भी कहा कि वह 7:15 वाली रात को बाहर थे। गांव के हर घर में एक घड़ी थी जो ठीक 7:15 पर रुक जाती थी, सालों से, बिना किसी स्पष्ट कारण के। और हर बार नयन इसे देखता तो उसकी रूह कांप जाती। गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान भोला दास से एक दिन उसने पूछ ही लिया, बाबा, ये 7:15 बजे का डर क्या है? भोला दास ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखें अतीत में खो गईं। फिर बोले, बेटा, ये डर नहीं, श्राप है। तुम्हारे माँ बाप भी उसका शिकार हुए थे, और अगर तुमने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। नयन को गुस्सा आया। अगर सच्चाई जाननी मौत है तो मैं तैयार हूं। भोला दास ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, तो फिर चलो उस जगह जहां सब शुरू हुआ था। वह रात भी अंधेरी, चुप और डरावनी। भोलादास नयन को गांव के दक्षिणी छोर पर एक वीरान बस्ती में ले गए, जहां अब सिर्फ एक टूटा फूटा मंदिर था। वहां की दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई थी, मानव चेहरों जैसी, लेकिन बुरी तरह बिगड़ी हुई। यह है देवी कालवती का मंदिर, भोलादास ने कहा। यहां कभी एक सुंदर रहस्यमयी साध्वी रहती थी, कालवती। वह दिव्य शक्तियों की साधना करती थी और गांव के लोगों की सहायता करती थी। फिर क्या हुआ? एक दिन गांव के कुछ युवक मंदिर में घुस गए और साध्वी का अपमान किया। उसने उन्हें श्राप दिया, अब हर शाम 7:17 बजे तुम्हारी आत्माएं इस भूमि पर भटकेंगी, और जो इस समय बाहर निकलेगा वह मेरा शिकार बनेगा। तभी मंदिर की घंटी बिना किसी हवा के अपने आप बजने लगी। भोलादास ने नयन की ओर देखा। अब तुम जान गए हो। अब वापस लौटना असंभव है। तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो इस रहस्य को हमेशा के लिए दफन कर दो, या इसका अंत खोजो। नयन ने अगले दिन से गांव के पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए। उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें कालवती की साधना, श्राप और एक शांति मंत्र का जिक्र था जो उस आत्मा को मुक्त कर सकता था। लेकिन उसे पढ़ने के लिए एक विशेष काली रात्रि और देवी कालिका की मूर्ति आवश्यक थी, जो वर्षों पहले नष्ट कर दी गई थी। लेकिन नयन हार मानने वालों में नहीं था। वह अपने दोस्त अर्जुन, सविता और रघु को साथ लेकर एक योजना बनाता है। वे तय करते हैं कि अगली अमावस्या की रात ठीक 7 बजे वे मंदिर जाकर कालवती की आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करेंगे। दिन भर तैयारी होती है। जड़ी बूटियां, मंत्र, चक्र रेखाएं, सब कुछ वैदिक विधियों से किया जाता है। 7 बजे होते ही सन्नाटा छा जाता है। मंदिर की मूर्ति की जगह से काले धुएं की लहर उठती है और एक स्त्री आकृति प्रकट होती है, कालवती। उसके बाल बिखरे, चेहरा विकृत, आंखों में लाल अग्नि और आवाज सीधी रूह को चीरती हुई। कौन हो तुम जिसने मेरे शाप को चुनौती दी? नयन ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। बाकी सब चक्र में बैठे प्रार्थना कर रहे थे। कालवती जोर जोर से चिल्लाती रही। मंदिर कांपने लगा, झूमर गिर गया, लेकिन नयन रुका नहीं। अंत में कालवती एक कराह के साथ धुएं में बदलकर आकाश की ओर उड़ गई और हवा अचानक शांत हो गई।
सुबह गांव के लोग बाहर निकले। पहली बार दशकों में। घड़ियां 7:15 के बाद भी चल रही थीं। कहीं कोई परछाई नहीं थी, कोई आहट नहीं। सविता की आंखों से आंसू निकल पड़े। शाप समाप्त हो गया। भोला दास ने नयन को गले लगाया। तू ही सच्चा उत्तराधिकारी है इस गांव का। अब ये गांव जिंदा रहेगा। नयन ने मंदिर के सामने एक नया दीपक जलाया, कालवती की आत्मा के लिए। उस दिन से हर साल अमावस्या की रात गांव वाले मंदिर में दीप जलाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।